थोड़ी बहुत जानकारी हो कि देश के विकास में दो तरह के पूंजी का इस्तेमाल होता है, घरेलू और विदेशी। तो घरेलू पूंजी निश्चित रूप से बेहतर माना जाता है, क्योंकि एक बार जब हम विदेशी पूंजी का इस्तेमाल करते हैं तो जो विकसित देश है या जो बड़ी बड़ी संस्थानें हैं, जो कहा जाता है कि विकसित देशों के एक तरह के एजेंट हैं, उनके हितों में काम करते हैं, तो उनका फिर हमारे ऊपर क्या होता है, आर्थिक दबाव बनता है। और जैसे ही एक बार हमारे ऊपर आर्थिक दबाव बन गया तो फिर जो है वो राजनीतिक दबाव का रूप धारण कर लेता है। तो बात करें घरेलू पूंजी, तो पहली जो शर्त है कि घरेलू पूंजी की उपलब्धता, क्या घरेलू पूंजी निवेश के लिए जो है पर्याप्त है, और अगर नहीं भी है तो कम से कम जितना भी है उसका हम इस्तेमाल करें। तो दूसरा प्रश्न है, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे देश में जितनी भी घरेलू पूंजी है हम उसका अधिकतम इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि एक देश में घरेलू पूंजी की उपलब्धता पहला क्वेश्चन है, और उसको यूज़ करने के लिए क्या हमारा जो बैंकिंग तंत्र है क्या वो इतना मजबूत है? तो अब ज़रा देखें बैंकों का रोल क्या है। अब जैसे मान लो जब बैंक नहीं हुआ करते थे, तो जब हमारे देश में बैंक नहीं थे, बहुत पुरानी बात है, तो उस दौरान भी कुछ लोग होते होंगे जिसको आप कह सकते हो रिच, पैसे वाले, तो उनके पास कुछ न कुछ सरप्लस होता होगा। तो बैंकों के अभाव में वो अपना पैसा कहाँ रखते होंगे? तो घर में। अब घर में कहाँ? तो घर में कहीं भी रखें, क्या फ़र्क पड़ता है? तो देश में पूंजी तो है, घरेलू पूंजी तो है, लेकिन क्या वो देश के काम आ रहा है? नहीं। ज़रूरत है कि जिस पूंजी की बात करें, जो सरप्लस आपका घर के भीतर पड़ा हुआ है, वो वहाँ से निकले और उसका निवेश हो, यानी घर का पैसा घर से बाहर निकले और देश में उसका क्या हो, इन्वेस्टमेंट हो, निवेश हो, जिससे कि अर्थव्यवस्था में गति मिले, उत्पादन बढ़े, पूंजी निर्माण हो, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो और ग्रोथ रेट क्या हो, बढ़े। तो यहाँ पे आप देखें बैंक का रोल क्या है। तो बैंक जो है, जैसे ही बैंक आ गया, तो जैसे ही बैंक आपके घर के बगल में खड़ा हो गया, तो कहा जाता है एक प्रेशर चेन क्रिएट होता है, प्रेशर चेन क्रिएट होता है, और लोग अपनी इच्छा से घर से वो पैसा क्या करते हैं, निकालते हैं और बैंकों में जमा करते हैं। तो आप जो है, सबसे मेन चीज़ है, यू आर कमिंग फॉरवर्ड वॉलंटरली, आप अपनी इच्छा से जो है बाहर निकल के और बैंक में पैसे जमा करते हो। तो आखिर कारण क्या है? तो दो कारण है, एक आपके पैसे की सेफ्टी और दूसरा ब्याज। तो इन दो कारण से जो है आप क्या करते हो, अपना जो पैसा है जो आपके पास सरप्लस में पड़ा हुआ है, जो देश के काम नहीं आ रहा है, वो आपके घर से निकला और बैंक में जमा हुआ। तो क्या, जो जैसे ही आपने बैंक में पैसा जमा किया, आप तो रिलैक्स हो गए कि पैसा भी सेफ और ऊपर से ब्याज। लेकिन अब बैंक दबाव में आ गया। क्यों बैंक दबाव में आ गया? क्योंकि बैंक को उस पैसे पे आपको क्या देना है, ब्याज देना है। तो क्वेश्चन है, क्या बैंक उस पैसे को अपने पास सुरक्षित रख सकता है? नहीं। बैंक की मजबूरी है, क्योंकि उस पैसे पे बैंक को क्या करना है, आपको ब्याज देना है। तो बैंक की मजबूरी है कि उस पैसे को जल्द से जल्द जो है किसी दूसरे को क्या करे, लोन के रूप में दे, और यही काम बैंक करती है। बैंक ने क्या किया, एक सुटेबल व्यक्ति को ढूंढा और वही आपका पैसा जो है उसने उसको लोन के रूप में दे दिया, और वो भी ज़्यादा ब्याज पे, यानी बीच में बैंक भी कमा लिया। अब बैंक के ऊपर से जो दबाव था, जो प्रेशर था, अब वो जिसने लोन लिया, बोरोवर, उसके ऊपर शिफ्ट कर गया। अब जिस व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया, उस पैसे का वो क्या करेगा? तो स्वाभाविक है उस पैसे का वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो ज़रा देखें, सिर्फ बैंक के माध्यम से क्या हुआ कि जो पैसा आपके घर में पड़ा हुआ था, सरप्लस मनी, घरेलू पूंजी का हिस्सा था, जो सरप्लस था लेकिन वो देश के काम आने नहीं आया था, लेकिन बैंक के बदौलत जो है वही पैसा आपके घर से निकला और उसका क्या हुआ, निवेश हुआ। इसलिए कहा जाता है कि एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली जो है देश के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक जो है लिंकिंग पिन है, वो लिंक करता है, एक व्यक्ति के सेविंग को दूसरे के इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करता है, और बैंक को कहता है रिसोर्स मोबिलाइजर, वो रिसोर्स को मोबिलाइज करता है। तो एक देश के विकास में बैंक की जो भूमिका है वो बहुत ही अहम है, और दिन पर दिन जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी निर्भरता जो है बैंकों के ऊपर बढ़ती जा रही है, और एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली जो है बहुत ज़रूरी है। आप देखें निर्भरता किस हद तक है कि 2008 में अमेरिका में क्राइसिस शुरू हुआ। ये बैंकों से संबंधित था, सब प्राइम क्राइसिस, जिसके दौरान तकरीबन दुनिया के 120 से ज़्यादा बैंक दिवालिया हो गए और पूरे ग्लोबल स्तर पे वैश्विक मंदी आ गई। और इससे न सिर्फ जो यूरोप के देश हैं, अमेरिका है, जो विकसित देश हैं, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे भी बहुत बुरा असर पड़ा, और भारतीय अर्थव्यवस्था जो कहा जाता है पटरी से नीचे उतर गई, दोनों फ्रंट पे, देश के भीतर और देश के बाहर भी। खैर, तो हम बात करें बैंकों का, तो बैंक हमारे काफ़ी सारे थे, लेकिन हमारे बैंक सारे लॉस में थे, और 90 के दशक तक आते आते हमारे बैंकों की स्थिति बहुत ही ख़राब थी, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो सरकारी बैंक हो, ठीक है। और बिना देश के, जब तक भारत में आर्थिक सुधार का कार्यक्रम शुरू हो गया LPG मॉडल पे 1991 में,
तो बिना एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली के जो है एलपीजी मॉडल का कोई मतलब नहीं है। तो सरकारें जो है, भारत सरकार जो है वो उस वक्त जो है बहुत परेशान थी कि आखिर बैंकों को कैसे जो है सुधारा जाए। तो इस दौरान बहुत सारी कमेटियां बनी, ठीक है, कमेटियां बनी और तब आया 1998। तो 1998 में एक बहुत ही फेमस कमेटी बनी थी, नरसिम्हन कमेटी। तो नरसिम्हन साहब के सुझावों के बाद भारत में बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म शुरू हो गया, यानी बैंकिंग सेक्टर में सुधार के कार्यक्रम शुरू हो गए। तो उसमें क्या क्या उन्होंने बताया था वो सब तुम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ओवरऑल कहा जाए कि बैंकों को ज़्यादा फ्रीडम दिया गया आरबीआई के द्वारा। यानी 98 से पहले क्या था कि हमारे बैंक में अधिकतम जो डिसीजन था वो आरबीआई लेता था। तो बैंकों की मांग थी कि हमें स्वायत्तता चाहिए, हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमें फ्रीडम चाहिए, और जब तक हमें फ्रीडम नहीं मिलेगा, स्वायत्तता नहीं मिलेगी, तो आरबीआई का नियंत्रण कम नहीं होगा, तब तक हम सही ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। और 1998 का जो आर्थिक सुधार है, नरसिम्हन साहब का जो मेन थीम था कि बैंकों को ज़्यादा स्वायत्तता दिया जाए, और कम से कम ये जो आर्थिक सुधार के कार्यक्रम हैं, जो बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म की बात है, ये कम से कम 10 साल चले। भारत सरकार के पास कोई विकल्प नहीं था, तो भारत सरकार ने जो है फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म शुरू किया और आरबीआई ने धीरे धीरे बैंकों को स्वायत्तता देना शुरू कर दिया। तो उन्होंने, नरसिम्हन साहब ने कम से कम 10 साल का समय मांगा था। लेकिन अगर हम देखें तो 2001-2002 के बाद 2001-2002 के बाद भारत के बैंकों ने क्या किया, प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया, और इसके बाद हमारे बैंकों ने जो है पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहाँ तक कि जब 2008 में जो ग्लोबल क्राइसिस था, जो बैंकों से संबंधित था, जब दुनिया के 120 से ज़्यादा बैंक दिवालिया हो गए, तो उस दौरान भी भारतीय बैंक ने क्या किया, ढेर सारा प्रॉफिट कमाया। और मुझे याद है 2015, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो, 2015 की बात करें, 2015 में आरबीआई ने एक बयान जारी किया, नोटबंदी से ठीक 1 साल पहले। तो आरबीआई ने एक बयान जारी किया कि पिछले 3 साल में जितने भी सरकारी बैंक हैं वो सारे प्रॉफिट में हैं। तो भारत जैसे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि जितने भी सरकारी बैंक हैं वो सारे प्रॉफिट में हैं। कारण, क्योंकि भारत के लोग जानते हैं, अच्छा एक चीज़ और, कि अगर सरकारी बैंक प्रॉफिट में हैं तो प्राइवेट बैंक का तो प्रॉफिट जो है और भी ज़्यादा होगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, भारत जैसे देश के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम भारतीय जानते हैं कि सरकारी और प्रॉफिट दोनों में उल्टा संबंध है, कि अगर ये सरकारी है तो प्रॉफिट नहीं होगा, और अगर प्रॉफिट में है तो सरकारी में नहीं होगा, सरकारी नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सारे सरकारी और गैर सरकारी बैंक सारे प्रॉफिट में आ गए, ठीक है। तो 2015, ठीक है। लेकिन अब पिछले 5-6 सालों से हम देख रहे हैं कि बैंकों के साथ एक अलग समस्या आ गई है, बैंकों का डूबता हुआ कर्ज, जिसको आप कहते हो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। यानी बैंकों ने जो लोन दिया वो पैसा काफ़ी डूब गया, और अभी तकरीबन बैंकों का जो डूबा हुआ है पैसा, ठीक है, वो है तकरीबन 9.5 लाख करोड़ के आसपास। यानी 9.5 लाख नहीं, 9.5 करोड़ नहीं, 9.5 लाख करोड़, जो कि एक चिंता का विषय है। तो भारत की बात करें, भारत में जो पिछले कुछ सालों में हम बात करें 2001-2002 से, तो बैंक सारे प्रॉफिट में आ गए। अब जैसे ही आप प्रॉफिट में आते हैं तो निश्चित रूप से पॉजिटिव बदलाव होता है। पॉजिटिव बदलाव ये होता है कि जैसे बैंक प्रॉफिट में है तो उनकी लोन देने की क्षमता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो वो ज़्यादा लोन देंगे, ज़्यादा अगर लोन देंगे तो स्वाभाविक है देश में निवेश क्या होगा, बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। बैंक अगर प्रॉफिट में है तो निश्चित रूप से बैंकों का लोन देने की क्षमता जो है वो बढ़ेगी, साथ साथ बैंकों की रिस्क लेने की क्षमता भी क्या होगी, बढ़ेगी। पुराने जो बैंक होते थे उनसे लोन लेना एक बहुत बड़ी बात होती थी, लेकिन अब बैंकों का लोन देने का जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो पहले की तुलना में काफ़ी आसान हो गए हैं, और वर्तमान में तो देखोगे कि बहुत सारे जो लोन है वो ऑनलाइन मिलते हैं। इतना ही नहीं, अगर बैंक प्रॉफिट में हैं तो निश्चित रूप से उनके कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। तो बैंक पहले 4 काम करते थे, अब हमारे बैंक जो है 40 काम करते हैं। तो बैंकों का जो फंक्शन है, जो काम जो है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। खैर, अभी की बात करें तो वर्तमान में भारत में जो सरकारी बैंक के साथ साथ प्राइवेट बैंक जो है उसकी स्थिति भी काफ़ी अच्छी है, एनपीए को अगर हटा दे तो। और अभी भारत में टॉप के जो 4 बैंक हैं, ठीक है, जो 4 बैंक हैं उसमें 2 सरकारी बैंक है और 2 प्राइवेट बैंक है। नंबर 1 पे है एसबीआई, और एसबीआई जो है चूँकि मर्ज हो गया, एसबीआई के जितने सहायक बैंक थे उनको हमने एसबीआई में मर्ज कर दिया, तो नतीजा एसबीआई बहुत बड़ा बैंक हो गया और दुनिया के 50 बैंकों में उसका शुमार है। नंबर 2 पे जो बैंक है भारत का वो है एचडीएफसी जो कि एक प्राइवेट बैंक है। नंबर 3 पे जो है 2 साल पहले तक तीसरा जो बैंक था आईसीआईसीआई नंबर 3 पे था, वो भी प्राइवेट बैंक है।
लेकिन 1 अप्रैल 2019 को आपने देखा होगा कि देना बैंक और विजया बैंक, तो इन दोनों का बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय हो गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा चूंकि 4थे नंबर पे था, लेकिन विलय के बाद जो है बड़ा हो गया और अब वो 3 नंबर पे आ गया और 4 नंबर पे आईसीआईसीआई आ गया। तो अभी जो वर्तमान में भारत के जो टॉप 4 बैंक हैं उसमें 2 प्राइवेट बैंक है और 2 आपका सरकारी बैंक है। तो बैंक की बात करें, अब थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग जो है मेन काम करें कि बैंकों का जो कार्य है, तो बैंकों का पिछले कुछ साल में हमने देखा कि बैंकों के जो फंक्शन हैं वो दिन पर दिन क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने कहा कि पहले बैंक जो है 2 ही काम करता था, 4 काम करता था, अब बैंक जो है 40 काम करता है। लेकिन बैंकों का जितना भी फंक्शन है, जितने भी कार्य हैं, उनको हम लोग 2 भाग मारते हैं। पहला जो आपका है वो है प्राइमरी फंक्शन, यानी प्राथमिक कार्य। बैंकों के जितने भी कार्य हैं उनको हम बांटते हैं 2 भाग में, प्राइमरी फंक्शन यानी प्राथमिक कार्य, ठीक है। और दूसरा जो फंक्शन है इसमें पहले देखो, इसमें 2 ही आता है। पहला है जमा स्वीकार करना, और दूसरा है लोन देना। तो बैंकों के जितने भी कार्य हैं उनको हम 2 भाग मानते हैं। पहला है प्राइमरी, तो प्राइमरी में 2 ही आता है, और बाकी जितने भी बैंकों के कार्य हैं वो आ जाते हैं किसमें, सेकेंडरी यानी द्वितीय। तो इन दोनों के अलावे सेकेंडरी फंक्शन, इन दोनों के अलावे बैंकों के जितने भी कार्य हैं वो किसमें आते हैं, सेकेंडरी में। और सेकेंडरी में जो लिस्ट है बहुत ही लंबा है, यानी इन दोनों के अलावे जो बच जाएगा इसमें आएगा। देखो कैसे। तो पहले बैंकों ने क्या किया, एटीएम कार्ड दिया, फिर सुना होगा डेबिट कार्ड दिया, फिर जो है बैंक क्रेडिट कार्ड देती है, बैंक जो है इंटरनेट बैंकिंग देती है, बैंक जो है एसएमएस बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है। बैंक अब जो है आपका शेयर बाजार का ब्रोकर के रूप में काम करता है। जैसे आपने सुना होगा डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, कि जब आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग करेंगे तो वहाँ पे एक ब्रोकर के माध्यम से, जिसको हम कहते हैं, ठीक है, डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो बैंक उसका भी काम कर रहा है। बैंक जो है म्यूचुअल फंड का भी काम कर रहा है, आपने सुना होगा एसबीआई म्यूचुअल फंड। उसके बाद जो है बैंक जो है लॉकर फैसिलिटी देता है। बैंक जो है अनगिनत काम है, और लिस्ट दिन पर दिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो बैंक के जितने भी कार्य हैं, ठीक है, 2 भागों में बांटा, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो प्राइमरी में मेनली 2 ही है, आपको ध्यान रखना है। और कहा जाता है कि एक बैंक कहलाने के लिए आपके लिए ये दोनों कार्य करना जरूरी है। यानी जब तक आप ये दोनों फंक्शन परफॉर्म नहीं करोगे तब तक आपको बैंक नहीं कहा जाएगा, ठीक है। बाकी जो कार्य हैं वो कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। आप देखोगे बाकी जो कार्य हैं कुछ बैंक करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, लेकिन टू बी कॉल्ड अ बैंक, एक बैंक कहलाने के लिए जरूरी है कि आप जो है ये दोनों कार्य करें, जमा स्वीकार करना और वो भी रेगुलर बेसिस पे, और दूसरा लोन देना। तो प्रश्न मैं आपसे पूछूं, क्या एसबीआई एक बैंक है? तो बिल्कुल बैंक है। क्यों? क्योंकि एसबीआई जो है ये दोनों कार्य करता है, जमा भी स्वीकार करता है और लोन भी देता है। तो अगर मैं आपसे अगर पूछूं कि क्या आप डेली 100 रुपया जो है एसबीआई में जमा कर सकते हो, तो आप कहोगे बिल्कुल। तो ये जरूरी है बैंक कहलाने के लिए। मैं रिपीट कर रहा हूं कि बाकी जो सेकेंडरी फंक्शन हैं वो बैंकों के लिए जरूरी नहीं है, इसलिए देखोगे बैंक टू बैंक जो है वो वैरी करता है। हम सरकारी बैंक की बात करें, जैसे म्यूचुअल फंड, तो ये जो एसबीआई जो है, जो सरकारी बैंक है, वो म्यूचुअल फंड का काम करती है। लेकिन बहुत सारे जो है सरकारी बैंक हैं अभी भी जो है वो काम नहीं करते हैं, ठीक है। बैंक जो है, कुछ बैंक हमारा इंश्योरेंस एजेंट का काम करता है, कुछ बैंक नहीं करते हैं। कुछ बैंक जो है एक्सपाइजर लॉकर फैसिलिटी देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। तो सेकेंडरी फंक्शन जो है परफॉर्म करना वो जरूरी नहीं है, ठीक है। बैंक कहलाने के लिए क्या जरूरी है, ये दोनों कार्य क्या करे, परफॉर्म करे। तो जितने भी कॉमर्शियल बैंक हैं, जो वाणिज्यिक बैंक हैं, तो उनका जो है रजिस्ट्रेशन जो होता है वो होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है 1949, जिसको रिसेंटली 2013 में नया जो है बैंकिंग कोड है उसने रिप्लेस किया है। तो जितने भी भारत के बैंक हैं
वो या तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत रजिस्टर्ड है, या 2013 जो अभी आया है मुश्किल से 7 साल पहले, जिसने इस पुराने कानून को रिप्लेस किया है, तो इसके अधीन रजिस्टर्ड है। आई होप कि बैंक का कंसेप्ट समझ में आ गया। तो बैंक कहलाने के लिए क्या जरूरी है कि दोनों प्राइमरी फंक्शन आप क्या करें, परफॉर्म करें। बैंकों के अलावे एक और कंसेप्ट है, उसका नाम है NBFC, उसका नाम है NBFC या NBFI। NBFI इसका पूरा नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, या इसको ऐसे भी कहें गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, तो जरा इसमें दो पार्ट है, ठीक है, NBFC। अब जैसे हमने कहा गैर बैंकिंग, नॉन बैंकिंग, ठीक है, उसको बीच में काट दें, ठीक है, वित्तीय संस्थान FC या FI, यानी ये जो है, ये जो आपका NBFC है, तो ये भी जो है वित्त में डील करता है, ये भी फाइनेंस में डील करता है, लेकिन ये बैंकिंग नहीं है, गैर बैंकिंग। नाम से लग रहा है कि ये गैर बैंकिंग है, लेकिन है वित्तीय संस्थान। तो ये भी जो है फाइनेंस में डील कर रहे हैं, लेकिन ये बैंक नहीं है, ठीक है। तो आखिर इनमें और बैंक में क्या अंतर है, आखिर इनमें और बैंक में क्या अंतर है? तो अंतर जो है बिल्कुल सामने है। ये जो होते हैं, हमने पहले बताया कि एक बैंक कहलाने के लिए क्या जरूरी है कि ये दोनों कार्य पूरा करें। तो ये जो NBFC होते हैं, ये बैंक की तरह ये भी लोन देते हैं, बैंक की तरह ये भी लोन देते हैं, लेकिन ये जमा स्वीकार नहीं करते हैं। ध्यान रहे, यानी दोनों प्राइमरी फंक्शन ये परफॉर्म नहीं करते हैं। ये बैंक की तरह लोन तो देते हैं, लेकिन ये जमा स्वीकार नहीं करते हैं। जमा स्वीकार करने का मतलब रेगुलर बेसिस पे, हाँ, हो सकता है अपने स्पेशल स्कीम के तहत जो है ये जमा स्वीकार करते हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे ये जमा स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन बैंक के भांति ये लोन भी देते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है, चूंकि ये दोनों फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको कहा जाता है गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान। अब भारत में बैंकों के साथ साथ इनका भी जो ग्रोथ है बहुत ही ज़बरदस्त है, और मैं कुछ नाम ले रहा हूं, हो सकता है कुछ आपने सुना होगा, कुछ आपने नहीं सुना होगा। जैसे बहुत पुराने था सिटी फाइनेंशियल, नहीं सुना होगा। फिर आपने सुना होगा जी मनी, जिसका नाम अभी बदल गया, मैं नाम बोल रहा हूँ। उसके बाद वो भी नहीं सुना होगा तो सुना होगा मुथूट फाइनेंस, बिल्कुल सुना होगा। मुथूट फाइनेंस सुना होगा तो मन्नापुरम भी सुना होगा, ओके। उसके अलावे ये भी नहीं सुना होगा तो इंडिया बुल सुना होगा जरूर, ठीक है, बिल्कुल सुना होगा। इंडिया बुल हाल फिलहाल जो है चर्चे में था। उसके बाद जो है रिलायंस मनी है। उसके बाद आपने सुना होगा पीरामल ग्रुप। पीरामल ग्रुप जो है ये बहुत बड़ा जो ये इस तरह का गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान है। तो भारत में पिछले कुछ सालों में जो NBFC है उसका भी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है। और अभी वर्तमान में हम देखें तो भारत में जो कुल लोन दिया जा रहा है उसका तकरीबन 25 से 27% के बीच में जो है वो NBFC का भी योगदान है। अब NBFC और बैंक दोनों में मूलभूत अंतर समझ में आ गया। अब चूंकि NBFC ये भी फाइनेंस में डील तो करता है, लेकिन चूंकि ये बैंक नहीं है, इसलिए इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत नहीं होता है। अब ये रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया? अब जैसे ये आपका जो है हमारे जो बैंक हैं, तो जितने भी बैंक हैं जो दोनों प्राइमरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है। यानी इसी कानून की प्रक्रिया के द्वारा उनका क्या हुआ है, कानूनी रूप से जन्म हुआ है। इसका मतलब कि बैंकों के ऊपर जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के नियम कानून क्या होंगे, लागू होंगे। लेकिन चूंकि जो NBFC हैं वो बैंक नहीं है, तो इसलिए इनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो होता है भारत के कंपनी अधिनियम, कंपनी लॉ। भारत का जो कंपनी अधिनियम है वो सबसे पहला जो सबसे मेन है वो है 1956 का। और बीच में कई बार इसमें संशोधन हुए, लेकिन बाद में फिर वही 2013 में जो है नया कंपनी अधिनियम आ गया। यानी 2013 में जो है दोनों जगह बहुत बदलाव हुआ, और इस नए कंपनी लॉ ने क्या किया, पुराने कंपनी लॉ को रिप्लेस किया। तो जितने भी NBFC हैं वो सारे रजिस्टर्ड हैं कंपनी अधिनियम, या तो 1956 या 2013। यानी NBFCs के ऊपर जो है कंपनी अधिनियम के नियम कानून क्या होते हैं, लागू होते हैं। आई होप कि दोनों में अंतर समझ आ गया। अब जो है तीसरा कंसेप्ट रिसेंटली भारत में आया है, और वो आया है पेमेंट बैंकिंग का। वो आया है पेमेंट बैंकिंग का। अब पेमेंट बैंक जो है वो क्या करता है, पेमेंट बैंक जो है वो क्या करता है? अब इसका नाम ही है बैंक। भारत सरकार चाहती है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कैश से मुक्त किया जाए, कैश से मुक्त किया जाए, या कम कैश लोग जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें। तो इसको ध्यान रखते हुए कंसेप्ट आ गया पेमेंट बैंक का। अब पेमेंट बैंक जो है ये जो है क्या करता है कि ठीक उल्टा है, जमा तो स्वीकार करता है,
यानी ये जमा तो स्वीकार करते हैं लेकिन लोन नहीं देते। ठीक है, ये जो है जमा तो स्वीकार करते हैं लेकिन लोन नहीं देते हैं। अब जो है लोन देने के लिए ये नहीं बने हैं, ठीक है, ये बने हैं जिससे कि आप भुगतान करें ऑनलाइन। तो जमा क्यों स्वीकार करते हैं, इसमें जो है कुछ नाम, तो एक तो आप हमेशा यूज़ करते हो पेटीएम, तो ये जो है जमा क्यों स्वीकार करते हैं, तो इनको जो है जमा स्वीकार करने की इजाज़त तो है, लेकिन जो है सिर्फ कितने तक, 1 लाख रुपए तक। कारण तो जमा स्वीकार करने की इनको परमिशन क्यों है, तो कारण बहुत सिंपल है, क्योंकि आप पेटीएम से जब भुगतान करेंगे तो आपके पेटीएम खाते में पैसा होना चाहिए। जब तक आपके अकाउंट में, पेटीएम अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तब तक आप भुगतान कैसे करोगे। तो इसमें जो है 1 लाख रुपए तक जो है आपको रखने की इजाज़त है और इस पर ब्याज मिलेगा और इससे आप ऑनलाइन भुगतान करेंगे। तो नोटबंदी के बाद जो है पूरे भारत को जो है पेटीएम चलन आ गया। इस तरह से सुना होगा एयरटेल मनी है, और अब तो अनगिनत आ गया, गूगल पे, XYZ दुनिया भर का आ गया। ठीक है, लेकिन भारत सरकार चाहती है कि पूरे इंडिया को वो कवर करे। ठीक है, पूरे इंडिया को कवर करे। तो पूरे इंडिया को जब कवर करने की बात आई तो फिर ख्याल आया पोस्ट ऑफिस का। पोस्ट ऑफिस जो है बहुत पुराना चीज़ है और उसकी जो पहुंच है पूरे इंडिया में, यानी ग्रामीण क्षेत्र तक भी जो है, बिल्कुल रिमोट एरिया तक जो है आपको पोस्ट ऑफिस मिल जाएगा। तो पोस्ट ऑफिस का आधुनिकीकरण हो चुका है, उसका कंप्यूटराइजेशन हो चुका है। तो भारत सरकार के ध्यान में आया कि अगर पोस्ट ऑफिस को पेमेंट बैंक का हम दर्जा दे देते हैं तो इससे क्या होगा, पूरे भारत को इसके दायरे में लाना आसान होगा। और जो है फिर भारत सरकार ने पोस्ट ऑफिस को क्या किया, पेटीएम का दर्जा, पेमेंट बैंक का दर्जा दिया। तो पेमेंट बैंक जो है वो जमा स्वीकार करते हैं लेकिन आपको लोन नहीं देते हैं। तो जब क्वेश्चन पूछते हैं बच्चे कि जब वो लोन देते ही नहीं हैं तो ये कमाते कैसे हैं। तो जब आप पेटीएम से या इस तरह का भुगतान करते हो, 100 रुपये का, 200 का, 500 का, तो जो मर्केंटाइज होते हैं यानी जो विक्रेता होता है उनसे उनको कमीशन मिलता है और यही जो है उनके कमाने का सबसे बड़ा क्या है, स्रोत है। तो ये जो है पेमेंट बैंक जो है ठीक उल्टा हो गया। अब 3 चीज़ें हमने डिस्कस की, बैंक, ठीक है, उसके बाद जो है 3 चीज़ें, ये देखो, तो प्राइमरी फंक्शन जो सबसे अहम है, तो बैंक क्या करता है कि ये दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है। बैंक जो है दोनों काम करता है और इनफैक्ट बैंक कहलाने के लिए ज़रूरी है कि ये दोनों कार्य पूरा करे। जो NBFC हैं, ठीक है, वो लोन तो देते हैं लेकिन जमा स्वीकार नहीं करते हैं, और जो पेमेंट बैंक हैं वो जमा स्वीकार करते हैं लेकिन लोन नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो ये 3 हमारे देश में व्यवस्था है और इन तीनों को काम करना होता है RBI के अधीन, यानी RBI जो है इनका बॉस है। यानी ये तीनों जो है, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो NBFC हो, चाहे वो पेमेंट बैंक हो, तो इन तीनों को काम करना होता है अंडर द सुपरविजन ऑफ RBI। यानी RBI इन तीनों का क्या है, बैंक है, और RBI इन तीनों का रेगुलेटर है, RBI जो है इन तीनों का सुपरवाइजर भी है, और RBI के नियंत्रण में ये तीनों काम करते हैं। RBI के जो गाइडलाइन होते हैं वो तीनों के लिए क्या है, मैंडेटरी है, और साथ साथ RBI के गाइडलाइन को अगर ये नहीं मानेंगे तो इसके लिए, इनके लिए पेनाल्टी की व्यवस्था है। और इसी 3 को मिला करके हमारा जो है ऑर्गेनाइज फाइनेंस सेक्टर बनता है। ऑर्गेनाइज मतलब संगठित, यानी जो कि RBI के अधीन काम करता है और जहाँ पे RBI के नियम कानून क्या हैं, लागू होते हैं। अभी जो है NBFC की बात करें, कुछ लोगों को लगता है कि जो है RBI के अधीन NBFC काम नहीं करते हैं, जो पूरी तरह गलत है। अब रिसेंटली आपने देखा होगा, सुना होगा, पेपर पढ़ा होगा, गोल्ड लोन कि गोल्ड के अगेंस्ट में लोन दिया जाता है, और इसमें ये काम आज की डेट में भारत के बैंक तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपने नाम सुना होगा मुथूट फाइनेंस या मनापुरम। मुथूट फाइनेंस जो है काफ़ी पॉपुलर है। तो गोल्ड के अगेंस्ट में जब आप लोन लेते हैं तो वहाँ पे पहले क्या था कि मार्जिन मनी था 25%, मार्जिन मनी 25% था। इसका मतलब हुआ कि बैंक 25% मार्जिन रखती थी। अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड, जिसका वर्तमान में मार्केट प्राइस जो है 1 लाख रुपए है, तो अगर आप 1 लाख रुपए का गोल्ड जो है जाते हैं मुथूट फाइनेंस में या बैंक में कहीं भी, तो वो जो है उसका 25% अपने पास मार्जिन रखेंगे। यानी मैक्सिमम जो आपको लोन मिलेगा वो सिर्फ 75,000, ठीक है, 75,000। तो 1 लाख रुपए के गोल्ड पे आपको मैक्सिमम 75,000 मिलेगा। लेकिन अभी RBI ने करीब 15 दिन पहले क्या किया, ये जो मार्जिन मनी था उसको 25% से घटा के 10% कर दिया।
यानी अभी जो है अब आरबीआई ने बदलाव किया कि अगर अब आपके पास 1 लाख रुपए का गोल्ड है तो वहां पे आपको उसका 90% यानी 90,000 तक लोन मिल जाएगा। तो ये जो आरबीआई ने दिशा निर्देश जारी की, गाइडलाइन जारी किया, तो ये सिर्फ बैंकों के लिए नहीं बल्कि जो हमारे एनबीएफसी है उनके ऊपर भी लागू होगा। तो खैर, लेकिन भारत में अभी भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां पे असंगठित, यहाँ पे बैंक को ब्रांच नहीं है। कोशिश हो रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत, लेकिन अभी भी देखोगे जो प्राइवेट मनी लेंडर हैं, ठीक है, जिसको कहते हो ठीक है साहूकार, तो वो निश्चित रूप से खास करके ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पे लोग जो है उनको समझ नहीं है, या हो सकता है बैंकों के ब्रांच नहीं है, या हो सकता है हैं लेकिन वो लोग लोन लेने के लिए एलिजिबल ना हो, तो अभी भी काफ़ी हद तक, ज़्यादातर मैंने देखा है ग्रामीण क्षेत्र में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शहर में ऐसा नहीं होता है, शहर में भी है ऐसा। तो ये लोग जो है प्राइवेट मनी लेंडर यानी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं तो वो डोमिनेट करते हैं। अब जो ग्रामीण क्षेत्र में जो साहूकार है, अगर आप उसके पास लोन के लिए जाते हैं तो जब वो लोन देता है तो आरबीआई के ब्याज तय करेगा। तो आरबीआई के किस नियम से वो प्रभावित होता है? तो कुछ भी नहीं, वो खुद आरबीआई है, जो उसको मन करेगा वही चार्ज करेगा। और ये स्थिति है कि एक बार अगर आपने साहूकारों से लोन ले लिया तो फिर जो है वो कभी वापस नहीं होता है, क्योंकि इतना ज़्यादा ब्याज होता है, या उनका ब्याज कैलकुलेशन का जो तरीका है वो भी बिल्कुल गलत होता है। तो ज़रूरी है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में यानी हर एक जगह जो है हमारे बैंक के ब्रांचेज हों, क्योंकि बैंक काम करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ आरबीआई, और वो जो है आरबीआई के नियम कानून को फॉलो करना उनके लिए कंपलसरी है। तो इससे जो है सामाजिक व्यवस्था पे भी असर पड़ेगा। आर्थिक स्थिति अगर ग्रामीण क्षेत्र की उसमें अगर सुधार आएगा तो निश्चित रूप से सामाजिक क्षेत्र में बदलाव आएगा। तो इसलिए जो है सरकार की भी नीति है फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन का मतलब कि भारत में जितने भी लोग हैं, चाहे वो शहर के हों या ग्रामीण क्षेत्र को, तो उनके लिए जो है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यानी जो संस्थाएं हैं जो आरबीआई के अधीन काम करते हैं, तो उनसे जो है पैसा मिले, और वो जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो खास करके जो मनी लेंडर हैं, साहूकार हैं, तो उनके पास ना जाएं। तो इससे जो है काफ़ी हद तक जो है ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बदलाव आप देख सकते हैं। तो हम लोग जो है अभी शुरू करने जा रहे हैं बैंकिंग की बात करें तो बैंक जो है आपने देखा कि दो काम करते हैं, जमा स्वीकार करते हैं और लोन देते हैं। अभी भारत में चर्चे में है जो आप देखेंगे कोऑपरेटिव बैंक। कभी मैं चर्चा करूंगा कि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो बाकी बैंकों से अलग कैसे है। तो कोऑपरेटिव बैंक अभी तक जो है, या आज तक कह लो कि वो आरबीआई के दायरे में नहीं आता है, यानी आरबीआई के बहुत सारे नियम कानून जो है कोऑपरेटिव बैंक पे काम नहीं करता है, लागू नहीं होता है। तो इसके कारण जो है कोऑपरेटिव बैंकों में बहुत सारी समस्या है, और बहुत सारे देखोगे कोऑपरेटिव बैंक भारत में है जहां पे खातेदारों के जिन्होंने पैसा जमा किया उनका पैसा डूब रहा है या डूब गया। तो अभी जो है पार्लियामेंट में बिल पास किया जा रहा है, और जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उनको भी आरबीआई के दायरे में लाया जा रहा है। तो ये जो है एक बहुत अच्छा कदम होगा अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि भारत का आम आदमी, क्योंकि सरकार कहती है कि आप जो है कैश में डील ना करें। जब आप पढ़ेंगे कभी इनकम टैक्स, तो बहुत सारे नियम कानून जो है बहुत कठोर बना दिए गए हैं कि कैश में आप भुगतान नहीं कर सकते, या इतना ही तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर जो है आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। यहाँ तक कि नियम है कि 2 लाख रुपया या उससे ज़्यादा का भुगतान करते हैं, एक दिन में अगर किसी से आप 2 लाख रुपया या उससे ज़्यादा का भुगतान कैश में एक्सेप्ट कर लेते हो तो उस पर आपको 100% टैक्स देना पड़ेगा। यानी अगर आपने 2.5 लाख रुपया आज किसी एक व्यक्ति से कैश में भुगतान एक्सेप्ट कर लिया और उसका रसीद तैयार हो गया, तो उस केस में जो है अगर वो सरकार की नज़र में आ गया तो आपने 2.5 लाख रुपया रिसीव किया तो आपको पेनाल्टी जो है वो भी 2.5 लाख रुपया सरकार को देना पड़ेगा, यानी टैक्स के रूप में। तो सरकार की नीतियाँ कठोर हो रही हैं, और सरकार चाहती है कि अर्थव्यवस्था को ठीक है कैश से मुक्त किया जाए। कैश से मुक्त तो पूरी तरह कभी नहीं होगा, लेकिन हाँ कम से कम जो है लोग कैश में कम डील करें। तो सरकार चाहती है कि आप अपना पैसा जो है बैंकों में रखें, और दूसरी तरफ हम बैंक में जब पैसा रखते हैं तो पता चला कि बैंक डूब रहा है, बहुत से बैंक जो है अभी समस्या से ग्रसित हैं। तो भारत का आम आदमी फंसा हुआ है, क्या करे? सरकार कहती है कि कैश में डील मत कीजिए, कैश मत रखिए घर में, और बैंक में डालिए, और बैंक में हम डालते हैं तो वहाँ खतरा है कि जो है पैसा डूब सकता है। या आजकल आपने देखा होगा ठीक है हैकर्स हैं, भारत के लोग जो है बहुत सक्षम नहीं है, कुछ वर्ग हैं
ठीक है, उनको जो है अपने सूचनाओं को अनजाने में लीक आउट कर देते हैं, जिससे कि उनके खाते से पैसा क्या होता है निकल जाता है। और ये जो साइबर क्राइम है उसको लेकर के हमारी सरकार जो है पूरी तरह हेल्पलेस है, हाथ खड़े कर देती है। एक बार आपके खाते से पैसे किसी ने निकाल लिए तो फिर वहां पे जो है आप या सरकार या पुलिस जो है कुछ नहीं कर पाएगी, वो आपका पैसा पूरी तरह से डूब गया। तो बड़ा जो है बदलाव का दौर है, थोड़ा सा आप लोग जो है क्या करें, इसको लेकर के सीरियस रहें। और ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं, फिर से शुरू कर रहे हैं बैंकिंग की। ठीक है, बैंक का हमने शुरू में कहा कि एक मजबूत बैंकिंग प्रणाली जो है देश के विकास के लिए क्या है, जरूरी है। तो बैंक बेसिकली चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, तो बैंकिंग बेसिकली एक बिजनेस है। बैंकिंग क्या है, एक बिजनेस है जिसका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना, जिसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना। तो बैंकिंग एक बिजनेस है जिसका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना, चाहे सरकारी बैंक हो चाहे गैर सरकारी बैंक हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब तक बैंक प्रॉफिट में नहीं होंगे तो बैंकिंग सेक्टर मजबूत नहीं होगा। जब बैंक प्रॉफिट में होंगे तभी उनकी लोन देने की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी, तभी जो है देश में निवेश बढ़ेगा। बैंक अगर प्रॉफिट में होंगे तभी उनका जो है ब्रांचेस की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, और तभी जो है वित्तीय समावेशन संभव होगा। बैंक अगर प्रॉफिट में हैं तभी जो है उनकी लोन देने की क्षमता बढ़ेगी, साथ साथ रिस्क लेने की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, जो पुराना बैंक था 1998 से पहले, जो पुराने लोग बताते हैं कि पुराने बैंक से अगर आपने लोन ले लिया या पुराने बैंक से लोन लेना जो है वो एक तरह से आपके लाइफ का मिशन होता था। यानी अगर आपको बैंक से लोन मिल गया तो समझो कि आपने लाइफ में एक बहुत बड़ा काम किया। तो वो भी एक समस्या थी, क्योंकि बैंक लॉस में थे तो उनका जो लोन देने का जो क्राइटेरिया था वो बहुत ही कठिन था, बहुत ही टफ था। बैंक अगर प्रॉफिट में होंगे तभी उनका कार्य क्षेत्र क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए आपने देखा बैंक सारे प्रॉफिट में आ गए तो नतीजा बैंक पहले 2 काम करता था, अब 50 काम करता है। तो बैंक्स आर मीन फॉर प्रॉफिट, यानी बैंकों का मेन उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट कमाना है, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। तो यानी बैंकिंग एक बिजनेस है। और आपको पता ही होगा कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, कहाँ पे, प्रॉफिट पे। तो यही काम बैंक भी करती है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बैंकिंग एक बिजनेस है, बिल्कुल एक आम बिजनेस की तरह, जैसे ठीक है जिसका मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। तो उसी तरह से बैंकिंग भी एक बिजनेस है जिसका मेन उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट कमाना। लेकिन बैंकिंग जो बिजनेस है वो बाकी बिजनेस से थोड़ा सा अलग होता है। तो बैंक के बारे में कहा जाता है, एक अंग्रेजी वर्ड है, पहले मैं लिख देता हूं फिर उसका मतलब समझाता हूं। एक फाइनेंस में वर्ड है, उसका नाम है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये आप जरूर नोट कर लेंगे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हुआ है, तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी आप देवनागरी भाषा में लिख सकते हैं। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है? तो इसका बहुत सिंपल मतलब होता है दूसरे के पैसे से पैसे कमाना, दूसरे के पैसे से पैसा कमाना। यानी बैंकिंग जो है एक बिजनेस है, मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना है, लेकिन तरीका बिल्कुल अलग है, दूसरे के पैसे से पैसा कमाना। अब देखो बैंक करती क्या है, सपोज कि मैं एक बैंक हूं, तो आप पहले जो है मेरे पास आते हैं और 100 रुपया जमा करते हैं। ठीक है, मैं उसको एक चार्ट बना के समझाता हूं। तो मैं एक बैंक हूं, ठीक है। तो भारत के कुछ लोग जो है, भारत के आम आदमी, भारत का जो पब्लिक है, तो वो मेरे पास आता है और वो अपना 100 रुपये जमा करता है। क्यों जमा कर रहा है? तो पैसे के सेफ्टी और ब्याज। अब मैंने जो है प्रॉमिस किया कि 10% में ब्याज दूंगा। मैं कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सिंपल फिगर ले रहा हूं। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10% ब्याज दूंगा। ठीक है, आप निश्चिंत हो गए, आपका पैसा भी सेफ और ऊपर से ब्याज भी। अब बैंक ने क्या किया, उसी पैसे को दूसरे लोगों को क्या किया, ठीक है, ब्याज पे दे दिया। और इस बार जो है 15% ब्याज, यानी ज्यादा ब्याज पे। तो एक व्यक्ति का पैसा दूसरे को दिया और आपको वो दे रहा है कितना, 10%, लेकिन जिसको लोन दिया उससे कितना चार्ज कर रहा है, 15%। तो बीच में जो है कहा जाता है बैंक ने 5% क्या किया, कमा लिया। ये जो 5% है वो बैंकों का ग्रॉस प्रॉफिट है। अब इसमें से बैंक के अपने भी खर्चे होंगे, इतने सारे लोग हैं जो बैंक में काम करते हैं, बैंक का दुनिया भर का खर्चा है। तो मान लो 3% जो है बैंक का खर्चा है, तो 3% वो भी निकाल लो। तो 5% जो है बैंक का खर्चा था और उसमें से 3% मैंने निकाल दिया, तो कितना बच गया, 2% या 2 रुपया। तो बैंक ने जो है यहाँ पे 2 रुपया या 2% जो है प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है, बिल्कुल
कैसे? इधर का उधर, यानी एक व्यक्ति के सेविंग को दूसरे के इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया। तो बैंक ने दोनों व्यक्ति को लिंक किया, एक व्यक्ति का पैसा दूसरे तक पहुंचाया और बीच में जो है उसने 2% या यहां पे ₹2 प्रॉफिट कमा लिया। तो यहां पे बैंक ने अपने जेब से कितना लगाया? अपने जेब से कितना लगाया? तो ₹1 भी नहीं, ₹1 भी नहीं। बिना अपने जेब से ₹1 लगाए हुए बैंक ने क्या किया? ₹2 का प्रॉफिट कमा लिया। तो इससे बेहतर जो है बिजनेस क्या हो सकता है? क्योंकि लोग जो है अपने जेब से पैसे लगा लगा के, बहुत से बिजनेस होते हैं कि लोग अपने जेब से पैसे लगा लगा के थक जाते हैं, फिर भी प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं, अंत में बिजनेस को बंद करते हैं। लेकिन बैंक तो यहां पे अपने जेब से कुछ भी नहीं लगा रहा है, ठीक है। एक व्यक्ति के पैसे को, सेविंग को क्या किया? दूसरे के इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट किया, दोनों को लिंक किया, लिंकिंग पिन, और जोड़ने का काम किया और बीच में ₹2 प्रॉफिट कमा लिया। तो यहां पे बैंक का जो बिजनेस है, तो लगता क्या है कि इससे बेहतर कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता है, बिना कुछ लगाए हुए और प्रॉफिट कमा लो। लेकिन अभी यहां पे उस पर हम डिस्कस करें, लेकिन उससे पहले एक चीज यहां पे देखें, दो ब्याज दर है। एक बैंक जो हमें ब्याज दे रहा है 10%, तो इसको हम कहते हैं डिपॉजिट रेट, इसको हम कहते हैं जमा दर यानी डिपॉजिट रेट। यानी वो ये रेट है जो बैंक हमें दे रहा है, किस चीज पे? तो हमारे डिपॉजिट पे, ठीक है, डिपॉजिट रेट। और दूसरा जो है ये आपका जो रेट है वो 15%। तो 15% क्या है? ये है आपका लेंडिंग रेट, यानी जिस रेट पे बैंक हमें क्या कर रही है? लोन दे रही है। तो लेंडिंग रेट ब्याज दर है, जिस दर पे बैंक क्या कर रही है? ब्याज दे रही है, तो लेंडिंग रेट है। तो दो रेट जो है बैंक के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका जमा दर, डिपॉजिट रेट, जो बैंक हमारे डिपॉजिट पे देती है, और दूसरा है लेंडिंग रेट, यानी जब हमें बैंक लोन देती है तो ये रेट चार्ज करती है। तो हमेशा आप देखेंगे कि जो लेंडिंग रेट होगा, ये जो 15% है, वो हमेशा जो डिपॉजिट रेट है उससे ज्यादा होगा, जिससे कि बैंकों को प्रॉफिट मार्जिन जनरेट हो। क्या संभव है कि जो लेंडिंग रेट है डिपॉजिट रेट से कम हो जाए? यानी बैंक हमें जो डिपॉजिट पे ब्याज दे रही है वो ज्यादा है और जिस रेट पे हमें लोन दे रही है वो कम है। क्या संभव है? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल सही है। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि उससे बैंक क्या होगा? बैंक को लॉस होगा। और उस केस में आपको पता ही है, भारत के लोग जो है जो बहुत ही टैलेंटेड है और खास करके उल्टे सीधे कामों में तो उनका दिमाग बहुत तेज चलता है। अगर ऐसा हो कि लेंडिंग रेट कम हो, जैसे मान लो ये 10% कर दो और ये जो है आपका 15%, तो ये तो कभी होगा नहीं, बैंक को लॉस होगा। लेकिन तब भारत के लोग क्या करेंगे? वो एक ही काम करेंगे, बैंक से लोन लेके बैंक में ही जमा कर देंगे। आप देख सकते हैं, बैंक से लोन लेके बैंक में जमा कर देंगे, उससे तो बैंक डूब जाएगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो लेंडिंग रेट है ये जो है हमेशा डिपॉजिट रेट से क्या होगा? डिपॉजिट रेट से ज्यादा होगा। और एक चीज और, अगर इसमें बदलाव होगा, देखिए इसमें बदलाव होगा, थोड़ा सा इसको मैं समझा दूं, देखिए इसको मैं समझा दूं जिससे कि समझने में आसानी हो आपको। ये 10% है और ये आपका कितना है? ये आपका जो है वो है 15%, ठीक है, 15%। तो बैंक का जो प्रॉफिट मार्जिन है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है, सकल जो है वो 5% है। तो अगर मान लो, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे आरबीआई के मौद्रिक में कि आरबीआई देखोगे रेपो रेट, एक्सपेक्टेड सब घटाती बढ़ाती रहती है। तो अगर मान लो इसमें कमी आती है, बैंक इसमें कटौती करता है, मान लो बैंक ने 15 से घटा के 13% कर दिया, और अगर वो इसको 10% ही मेंटेन करता है तो बैंक का प्रॉफिट मार्जिन क्या रहेगा? कम हो जाएगा, 5 से घट के 3 हो जाएगा। तो और बिजनेसमैन प्रॉफिट में कभी कंप्रोमाइज नहीं करता है, तो जैसे ही इसमें बदलाव होगा तो आप देखेंगे इसमें भी बदलाव होगा, इसमें भी क्या होगी? कमी आ जाएगी, ये भी घट के 8% हो जाएगा, जिससे बैंकों का जो मार्जिन है वो मेंटेन है, क्योंकि प्रॉफिट पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो दोनों ब्याज दर में कहीं ना कहीं क्या है? सीधा संबंध है। और इन सब चीजों को हम लोग काफी डिटेल में आगे पढ़ते हैं। तो खैर, तो बैंकों की मैंने बात की, बैंक्स आर ट्रेडिंग और इक्विटी, यानी दूसरे के पैसे से क्या कर रहे हैं? पैसा कमा रहे हैं। तो दूसरे के पैसे से पैसा कमा रहे हैं, तो इससे क्या लगता है कि इससे बेहतर तो कोई बिजनेस ही नहीं है। लेकिन ठीक है, एक तरह से वो सही है, लेकिन नतीजा इसका होता है कि ये बिजनेस बहुत ही रिस्की माना जाता है, क्योंकि देखो ये बैंकिंग जो बिजनेस है इसको कहते हैं टू वे रिलायंस का मतलब दो तरफा जो है ये पूरी तरह से पब्लिक के ऊपर निर्भर करता है। एक तरफ बैंक पूरी तरह से पब्लिक पे ही निर्भर है, किस चीज के लिए? डिपॉजिट पे। और दूसरी तरफ ठीक है, बैंक पूरी तरह निर्भर है किस पे? पब्लिक पे, लोन के लिए। तो जरूरी है किसी बैंक के लिए दोनों चीज, कि अधिक से अधिक लोग बैंक में जाएं और अपना पैसा जमा करें।
तो इससे बैंक की जो समस्या है वो सिर्फ आधी जो है, आधा ही उसका सॉल्व हुआ है। अब बैंक की मजबूरी है कि अधिक से अधिक लोग जो है बैंक के पास जाएं और बैंक से लोन लें। ठीक है, तो बैंकों के बारे में कहा जाता है कि नो डाउट ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दूसरे के पैसे से पैसे कमाते हैं, लेकिन ये जो बिजनेस है बहुत ही रिस्की है। और देखो, दो तरफा रिलायंस है, एक तरफा नहीं, यानी दोनों तरफ जो है ये किसके ऊपर रिलाई कर रहा है, तो पब्लिक ऊपर। और इसलिए बैंक जो हमारे हैं वो इस एजम्पशन पे काम करते हैं, इस मान्यता पे काम करते हैं कि जितने भी डिपॉजिट होल्डर हैं, यानी जिनका बैंक में पैसा है, वो एक ही समय में बैंक में नहीं पहुंचेंगे अपना सारा पैसा निकालने के लिए। अगर एक ही समय में सारे डिपॉजिट होल्डर बैंक पहुंच जाते हैं अपना सारा पैसा निकालने के लिए, तो फिर बैंक क्या होगा, डूब जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। तो बैंक इसी एजम्पशन पे काम करता है कि एक ही समय में सारे डिपॉजिट होल्डर जो है बैंक में अप्रोच नहीं करेंगे आस्किंग फॉर 100% विड्रॉल। ठीक है, जैसे बिल्कुल उसी तरह से जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां, जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं लाइफ इंश्योरेंस का, वो भी इसी एजम्पशन पे काम करता है कि जितने भी पॉलिसी धारक हैं उन सबों की मृत्यु जो है एक ही समय में नहीं होगी। अगर सारे पॉलिसी होल्डर की मृत्यु जो है एक ही समय में हो गया तो वो इंश्योरेंस कंपनी डूब जाएगा। तो लेकिन क्या यह संभव है, क्या यह संभव है कि सारे डिपॉजिट होल्डर जो है एक ही समय में बैंक में पहुंचे अपना सारा पैसा निकालने के लिए? तो संभव है या नहीं है? तो बिल्कुल संभव है, और ऐसा हुआ भी है। तो पहले जो है ये खतरा प्राइवेट बैंकों के साथ था, अब ये जो बैंक खतरा है वो सरकारी बैंक के साथ है। मैं एक घटना सुना रहा हूं, क्योंकि इस घटने का जब आगे आप पढ़ेंगे मौद्रिक नीति, तो वहां पे एक वर्ड आप सुनेंगे, लिक्विडिटी। ठीक है, तो लिक्विडिटी के बहुत से मीनिंग है। नॉर्मली आप जानते हैं लिक्विडिटी मतलब कैश, वो भी सही है, लेकिन इसके अलावे लिक्विडिटी के कई सारे मीनिंग है। तो ये बात है करीब 20 साल पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त जो है हमारा एक प्राइवेट बैंक ICICI जो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा था। अभी भी देखोगे ICICI बैंक की जो रैंकिंग है वो चौथी है। ठीक है, लास्ट ईयर तक ये तीसरी थी। तो बहुत तेजी के साथ ICICI बैंक का ग्रोथ हो रहा था, और उसका जो प्रॉफिट कमाने का जो रेट था बहुत बहुत ज़्यादा था, और हम लोग उसको बैंक नहीं महाबैंक कहते थे। और जिस तरह से ICICI बैंक आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बहुत जल्द इंडिया का जो है लीडिंग बैंक हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लाख गुण हो आप में, लेकिन एक अवगुण है, अंत में वर्ड आ जाता है प्राइवेट। ये तो इंडिया में है, आपको पता ही है कि लाख आप में खूबी है, लेकिन अंत में एक वर्ड आ गया प्राइवेट, तो सारा खूबी चला गया। और ठीक उल्टा, लाख आप में अवगुण है, लेकिन एक वर्ड आ गया सरकारी, तो सारे अवगुण खत्म हो गए। तो वही बात है। ये शुरुआत हुई, एक शहर है अहमदाबाद, पता ही होगा आपको। अहमदाबाद जो है गुजरात में है, और राजधानी तो नहीं है, लेकिन अहमदाबाद जो शहर है उसको एक नदी है साबरमती। तो साबरमती जो है अहमदाबाद को दो भाग में बांटती है। तो नदी का एक साइड का जो हिस्सा है अहमदाबाद है, और दूसरा साइड जो है वो गांधीनगर है, जो गुजरात का ऑफिशियल क्या है, कैपिटल है। तो ये बात है अहमदाबाद की। तो दिन का 10 बजे बैंक खुला, तब तक र्यूमर आ गया कि ICICI दिवालिया हो गया। र्यूमर पता ही आपको कितनी तेजी से फैलता है, तो तब तक र्यूमर आ गया ICICI दिवालिया हो गया, और आधे घंटे के भीतर पूरा जो है अहमदाबाद जान गया कि ICICI दिवालिया हो गया। ठीक है, लोगों को विश्वास भी हुआ, नहीं भी हुआ, लेकिन लोग हमेशा सेफ साइड में रखना पसंद करते हैं अपने आप को। तो इस केस पे लोग क्या करेंगे? जिनका बैंक में खाता है, पैसे है, तो बैंक में जमा करने तो कोई नहीं पहुंचेगा। अब सारे लोग बैंक में पहुंच गए अपना पूरा पैसा निकालने के लिए। तो जिनका जो है कम पैसा था वो ATM मशीन के सामने लाइन में लग गए, और जिनका ज़्यादा था वो सीधे बैंक में पहुंच गए, ठीक है, पूरा पैसा निकालने के लिए। और बड़ी लंबी लाइन लग गई, बैंक में भीड़ हो गई। ठीक है, क्योंकि उस केस में सारे डिपॉजिट होल्डर जो है एक ही बार बैंक में पहुंचते हैं सारा पैसा निकालने के लिए। तो नतीजा बैंक में भीड़। मैंने कहा अब ये स्थिति थी कि शहर के जहाँ से भी हो सकता था ट्रकों में पैसा भर भर के लाया गया, और जो है लोगों का पेमेंट हुआ। लेकिन बात सिर्फ अहमदाबाद तक सीमित नहीं रहा। ये 11 साढ़े 11 तक जो है मैं दिल्ली में था, तो दिल्ली तक की बात पहुंच गई, बल्कि पूरा इंडिया जान गया। आज के ज़माने में पता ही आपको कि आज के ज़माने में इन सब चीज़ों को फैलने में कितना टाइम लगता है। तो मैं भी दिल्ली में था 11 बजे। तो मैं इकोनॉमिक्स का मेरा भी उसमें अकाउंट था, थोड़े बहुत पैसे थे। तो इकोनॉमिक्स का छात्र, मुझे पता था CRR का कंसेप्ट है, SLR का, और SLR ठीक है, ICICI की वित्तीय स्थिति काफ़ी अच्छी है।
लेकिन मैं भी ठहरा इंसान, तो मैंने भी क्या किया, थोड़े बहुत पैसे थे, लाइन में लग के पैसे निकाल लिए। और कहा जाता है कि इस केस में 3 बस्ते तक टोटल जो आईसीआईसीआई में लोगों का जमा था, तो 1/3 जो है लोगों ने विड्रॉ कर लिया, 1/3 जो है लोगों ने विड्रॉ कर लिया। अब इससे ज़्यादा बैंक तो रखता नहीं है, बैंक तो आपका अधिकतर पैसा क्या होता है, लोन देता है। तो ऐसे जितना मैनेज कर सकता था मैनेज किया। 3 बजे बैंक खाली हो गई, एटीएम मशीन तो पहले बंद हो गया था, ठीक है, बैंक को बंद कर दिया गया। लोग जो है, ठीक है, बिल्कुल पैनिक हो गए कि पूरी ज़िंदगी भर की कमाई क्या हो गई, ख़त्म हो गई। निश्चित रूप से लोगों में घबराहट थी, बेचैनी थी। अभी आप देखते होंगे बीच बीच में केस आता है, एक महाराष्ट्र में हुआ, ये सब चलेगा, ठीक है। लेकिन फिर शाम में आरबीआई ने स्टेटमेंट जारी किया ऑन बिहाफ ऑफ आईसीआईसीआई। तो आरबीआई का कहना था कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये महज क्या था, पैनिक था, ये एक र्यूमर था और आपका पैसा बिल्कुल सेफ है। तो ये जो है आश्वासन जो है आरबीआई से जब आया, तब जाके लोग शांत हुए। और फिर अगले दिन जो है फिर से लंबी लाइन इस बार जमा करने के लिए। तो ये होता रहता है। अब 2008 की बात करें, 2008 में फिर से हुआ था, ठीक है, लेकिन उतने बड़े स्तर पर नहीं, एचडीएफसी बैंक के साथ। तो जब तक ये प्राइवेट बैंक भारत में हैं, चाहे वो कितने भी मजबूत क्यों ना हो जाएं, तो निश्चित रूप से ये समस्या रहेगी। लेकिन हाल फिलहाल जो है, अब जो है ये समस्या सरकारी बैंक के साथ भी है। देखो, सरकारी बैंक में जो है थोड़ा सा उनको सेफ है, ठीक है, वो थोड़ा सेफ इसलिए है क्योंकि उनके साथ जुड़ा हुआ है सरकारी, और वहाँ पे र्यूमर जो है बहुत तेज़ी से नहीं फैलता है, या नहीं फैलता था कह लो। अब मान लो आपका है एक मित्र है, वो आपसे आके कहता है कि एसबीआई दिवालिया हो गया, तो आप क्या करोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा, ठीक है, आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर वो कहता एचडीएफसी दिवालिया हो गया, तब तुरंत जो है मोबाइल उठाते और सोशल मीडिया ग्रुप पे उसको क्या करते, शेयर करते। लेकिन आप क्या करेंगे, उसको 2 थप्पड़ लगाएंगे और उससे कहेंगे कि पता नहीं सरकारी है, ठीक है। तो सरकारी बैंकें काफ़ी हद तक सेफ थी। लेकिन हाल फिलहाल जो है ये खतरा सरकारी बैंकों के ऊपर भी है, क्योंकि सरकारी बैंक बहुत सारे हैं और अभी जो है बैंकों का एनपीए बहुत ज़्यादा है, यानी बैंक ने जो लोन दिया वो पैसा क्या हो रहा है, डूब रहा है। अब इस केस में क्या होता है कि अलग अलग बैंकों का एनपीए अलग अलग है। मान लो आपका पीएनबी में अकाउंट है और पीएनबी में पता चला कि उसका एनपीए जो है, पीएनबी जो लोन दिया वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अचानक रिपोर्ट आया कि पीएनबी का जो एनपीए है, यानी पीएनबी जो लोन दिया, क्योंकि आपके पैसे को यूज़ करती है, तो वो बहुत ज़्यादा डूब रहा है। या मान लो पीएनबी में एक घोटाला हुआ नीरव मोदी का, उससे काफ़ी नुकसान हुआ पीएनबी को, और अचानक से 2-4 और घोटाले जो है वो पता चला पीएनबी के साथ हुए। तो जैसे ही इस तरह के केसेस जाएंगे, एनपीए ज़्यादा हो गया या बहुत बड़े बड़े घोटाले हो रहे इस बैंक में, तो उस बैंक के प्रति, भले वो सरकारी बैंक क्यों ना हो, भारत के लोगों का, जमा धारकों का विश्वास क्या होगा, कम हो जाएगा। और लोग फिर क्या करेंगे, पीएनबी से पैसे निकाल के किसी दूसरे सरकारी बैंक में शिफ्ट कर जाएंगे। और आज का जो माहौल है, टेक्नोलॉजी का युग है। हमारे टाइम में तो चलो हमने बैंक के एटीएम में लाइन लग करके क्या किया था, पैसा निकाला था, तो आपको तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के जो लोग हैं वो जो घर बैठ के क्या करेंगे, इंटरनेट खोलेंगे और इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से बटन दबाएंगे और जो है कुछ सेकंड में ही जो है पीएनबी से सारा पैसा निकल जाएगा। तो आज की डेट में ये जो खतरा है सिर्फ जो है प्राइवेट बैंक तक ही नहीं है, ये जो है सरकारी बैंक भी इसके लपेटे में आ चुके हैं। तो बैंकिंग एक बिजनेस है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दूसरे के पैसे से पैसा कमाती है। तो देखने में तो लगता है कि ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अट्रैक्टिव है और इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन ये बिजनेस बहुत ही रिस्की है, मैंने कहा, क्योंकि इस बिजनेस में क्या है, 2 वे रिलायंस, यानी दो तरफा, यानी बैंकिंग जो बिजनेस है वो पूरी तरह से या दो तरफा बिजनेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, पब्लिक के ऊपर। यानी हर एक बैंक की मजबूरी है कि अधिक से अधिक लोग बैंक में जाएं और पैसे जमा करें। तो इससे बैंक का जो प्रॉब्लम है वो आधा उसका समाधान हुआ, 50%। अब बैंक की क्या मजबूरी है कि अधिक से अधिक लोग बैंक पे जाएं और बैंक से क्या करें, लोन ले, तो तभी जो है बैंक बीच में क्या कर पाएगा, इनकम जनरेट कर पाएगा और तभी बैंक को प्रॉफिट होगा। तो बैंकिंग बिजनेस जो है, मैंने क्या कहा आपसे, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यानी दूसरे के पैसे से पैसा कमाना, ये बहुत ही रिस्की है। और रिस्की होने के कारण जो मैंने कहा कि बैंकों का जो एजम्पशन है, बैंक जो है ये मान के काम करती है, मान के बिजनेस करती है कि जितने भी खातेदार हैं, जितने भी डिपॉजिट होल्डर हैं, वो एक ही बार में बैंक में नहीं पहुंचेंगे अपना सारा पैसा निकालने के लिए, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो वो बैंक डूब जाएगा। और क्या ऐसा संभव है? तो बिल्कुल संभव है। और वर्तमान में तो हमारे जो है न सिर्फ प्राइवेट बैंक बल्कि सरकारी बैंक जो है इस खतरे से जूझ रहे हैं, क्योंकि जो भी कारण हो, घोटाला हो, एनपीए हो, एक्सपेजेड,
तो नतीजा भारत के लोगों का जो बैंकिंग सेक्टर पे जो है भरोसा क्या होगा उससे कम हो जाएगा। और भारत के आम लोग जो है बुरी तरह फंसे हुए हैं, क्योंकि सरकार कहती है कि कैश मत रखिए, कैश में डील कीजिए, आप ऑनलाइन पेमेंट कीजिए, कैश में अगर आप भुगतान करेंगे तो आपके लिए टैक्स है, आपके लिए पेनाल्टी है, और आप अपना जो है पैसा बैंक में रखें, और बैंक में रखें तो फिर जो है हमारा पैसा कितना सेफ है। ठीक है, पैसा टोटल अनसेफ है जो आपको मैंने कहा। तो ज़रूरी है बैंकिंग सेक्टर पे जो अभी काम करने की ज़रूरत है, खास करके अगर सरकार चाहती है कि पेमेंट बैंकिंग को प्रमोट करे या ऑनलाइन बैंकिंग को क्या करे, प्रमोट करे, तो भारत के लोगों का जो पैसा है भारतीय बैंक में वो पूरी तरह से क्या रहे, सेफ रहे। ठीक है, तो हम लोग जो है अब शुरू करेंगे बैंकिंग के लिए, बैंकिंग कैसे काम करता है, और जो है कुछ करंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। जब आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं तो जो एप्लीकेशन बेस्ड पढ़ाई करेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि जो आप पढ़ते हैं, बैंकिंग पढ़ते हो, तो बैंक कितने तरह का होता है, शेड्यूल बैंक क्या है, नॉन शेड्यूल बैंक क्या है, किस बैंक का किस में विलय हुआ, आपको लगता है कि ये सब चीज़ यूपीएससी पूछेगा। तो वो सब चीज़ें शॉर्ट में, लेकिन मेन चीज़ है एप्लीकेशन, जहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करना है। वर्तमान में जो स्थिति है, जब तक आपके कंसेप्ट नहीं क्लियर होंगे तब तक जो है आप जो है लिख नहीं पाओगे। तो इसलिए ध्यानपूर्वक सुनोगे, क्योंकि अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे उन सब चीज़ों को जो कि आम आदमी नहीं समझ पाता है, और भारत में अभी वर्तमान में समस्या क्या है।